मुग़ल एम्पायर क्यों गिरा और ब्रिटिशर्स क्यों आए और आने के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज पूरा ही हिंदुस्तान जो है वो उनके अंडर आ गया। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक हाथ रीज़न नहीं होता किसी बड़ी चीज़ की समाप्ति की तरफ, होस्ट ऑफ रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो मुगल एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था। इट हैड डैज़ल्ड इट्स कंटेम्प्रेरी, ऐसा एक किताब में लिखा है। डैज़ल्ड इट्स कंटेम्प्रेरी मतलब उस ज़माने की जितनी रियासतें थीं पूरी दुनिया में, यूरोप में, एशिया में, हर जगह किसी ने इतना बड़ा राज्य नहीं देखा था। औरंगज़ेब आलमगीर की अपनी आमदनी जो थी वो शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखी है कि 17 यूरोपियन राजाओं के रेवेन्यू को एक जगह जमा किया जाए, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए, उससे ज़्यादा रेवेन्यू अकेले औरंगज़ेब आलमगीर का था। उस ज़माने के हम चाइना थे, इतना हम एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड जीडीपी का 24.67% जीडीपी अकेले इंडिया देता था। दुनिया के हर कोने में जो हमारा कपड़ा जाता था, खासकर कॉटन का, जरी का, सिल्क का, स्पाइसेस जाते थे, और ज्वेलरी को यानी गहनों को जो पॉलिश करके उसमें हीरे तराश कर लगाए जाते थे, ऐसी चीज़ दुनिया ने कहीं नहीं देखी थी। हमने ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी रखी हुई थी, टैलेंट को हम अट्रैक्ट करते थे। दुनिया में किसी के पास भी कोई अगर बेशकीमती चीज़ होती तो उसे सिर्फ यही पता होता कि इसका सही दाम मुझे सिर्फ इंडिया में मिलेगा, तो वो इंडिया में उसको बेचने के लिए लाते। जैसे आजकल के हर किसी को ये पता है कि साहब कितना भी महंगी कोई चीज़ हो, पर कैपिटा इनकम और सेविंग्स सबसे ज़्यादा चाइना की है, तो चाइना में ले जाकर बेचने पर इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। उस तरह पूरी दुनिया से लोग आते, वो अपना आर्ट भी लेकर आते। मुग़ल पेंटिंग्स जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी टोपियों के जो डिज़ाइंस हैं, हम उससे पहचान सकते हैं कि मुग़ल दरबारों में कितने देशों के लोग बैठा करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। वो मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटा सो पाते थे, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी गए थे। लेकिन उनका जो आखिरी वक्त है, उनके लाइफ के 2 फेजेज़ हैं। एक फेज़ जब उन्होंने निसंदेह अपने भाइयों को हटाकर गद्दी पर कब्जा किया, अपने वालिद को उन्होंने किले में नज़रबंद किया। एक ऐसा फेज़ उनका गुजरा है। लेकिन एक फेज़ ऐसा भी था उनकी हिस्ट्री में जब उनके दिलों के हाल बिल्कुल चेंज हो गए, और वो आखिरी वक्तों में था। अब जो चीज़ उन्हें आखिरी वक्तों में बहुत परेशान करती वो ये थी कि जैसे मैंने अपने वालिद की बात ना मानकर तीनों भाइयों ने लड़ाई की, और लड़ाई करके चारों भाइयों में मैं जीत कर आया, मुझे पूरा डर है कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे भी आपस में लड़ाई करेंगे और उसमें से कोई एक पूरे इंडिया का शहंशाह बनना चाहेगा। ये बात उन्हें पूरे वक्त सताती थी। उनका दिल ये कहता था कि अगर ये आपस में लड़ाई ना करे तो अफ़गानिस्तान से लेकर बेलगाम कर्नाटक तक और कांडला से लेकर कोहिमा तक इतना बड़ा राज्य है कि इन तीनों ने इसके 3 टुकड़े करके एक एक टुकड़े पर आराम से विथ इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ये काम करना चाहिए। उन्होंने राजा बनना चाहिए इंडिया के एक हिस्से का, बिकॉज हियर इज़ द फर्स्ट रीज़न मुग़ल एम्पायर, मुग़लिया साम्राज्य पतन और विघटन के हुआ। पहला रीज़न उसका यही है, वो इतना बड़ा साम्राज्य था कि किसी एक इंसान के बस का नहीं रह गया था। इट वॉज टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय 1 पर्सन। आप अपने लिए चाहे तो कुछ भी नोट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आराम से आपको हर क्वेश्चन समझाता हूँ। पहला रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न ये था कि साहब औरंगज़ेब के शासन में जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज थी, विस्तारवादी नीतियाँ, अच्छे लफ्ज़ों को जमा करना चाहिए आपको। क्यों? मुझे कुछ बच्चों ने वहाँ बताया कि वोकैबुलरी में हमको प्रॉब्लम आ रहा है। तो वोकैबुलरी में इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है कि इतने हार्ड वर्ड, वो भी हिस्ट्री के,
वो भी इकोनॉमिक्स के। आप पहली बार इतना दिल से, आप क्या ग्रेजुएशन करके आए हैं हम सब जानते हैं, हमने भी ऐसे ही किया था, आपने भी ऐसे ही किया, तो अब आपको अपना लेवल उस लेवल का रखना पड़े। तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी नीतियां। और एक और था, शिवाजी ने, मराठास ने औरंगजेब के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। औरंगजेब ने पलटकर महाराष्ट्र में वही किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया। अपनी पूरी ताकत से अफगानिस्तान को पत्थरों के खंडर में बदलने के लिए झोंक दिया। औरंगजेब आलमगीर ने भी बहुत महंगा, कॉस्टली डेक्कन कैंपेन किया था, बहुत महंगा कॉस्टली डेक्कन कैंपेन। लिख लीजिए इस लाइन को भी, मतलब नोट कर लीजिए, कॉस्टली डेक्कन कैंपेन, बड़े महंगे दक्कन अभियान। आपको याद है ना अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में ये हुआ कि हर घर से हर बच्चा फिर अमेरिका के खिलाफ हो गया। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, हर घर से हर बच्चा वो औरंगजेब और मुगलिया नीति के खिलाफ हो गया। फसल को ग्रो करना महाराष्ट्र के लोगों ने छोड़ दिया। फसल को ग्रो नहीं करते तो फिर क्या करें? आने जाने वाले काफिलों पर लूट मार करते और आने वाले जाने वाले काफिलों को वो लूटते। इसकी वजह थी कि जिस भीषण परिस्थितियों में महाराष्ट्र में युद्ध चल रहा था, किसी भी हालत में एग्रीकल्चर सस्टेन करना वो इतना पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के हाल है। अफगानिस्तान में बहुत दिनों तक अमेरिका के जाने के बाद, इवन अभी तक वहाँ भूखमरी जैसे हालात हैं। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भूखमरी जैसे हालात थे। केंद्रीय सत्ता तब तक मजबूत थी, सेंट्रल अथॉरिटी तब तक के ताकतवर थी, जब तक औरंगजेब जैसा एक डिसिप्लिन्ड शासक वहाँ बैठा था। उनके हटते ही जो लोग आए वो कहीं से भी उनका कैलिबर मैच नहीं करते थे, इसलिए केंद्रीय सत्ता अब तेजी से कमज़ोर होने लगी, तेजी से कमज़ोर होने लगी। औरंगजेब आलमगीर के ऊपर ही पहला सवाल मेंस में आपको आएगा। इस सवाल को कहते हैं औरंगजेब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इस सवाल को लिख लीजिए, औरंगजेब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब की जिम्मेदारी और जवाबदारी पतन और विघटन के लिए, मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन में औरंगजेब का क्या रोल था, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, उनकी क्या भूमिका थी। दूसरी गलती जो औरंगजेब से हुई है वो ये था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस। देखिए वर्ड को मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें। एक अच्छा जो इंसान होता है ना, उसके वर्ड का चॉइस बहुत अच्छा होता है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता जिसे आप कहेंगे। अकबर के ज़माने से मुगलिया सल्तनत के पिलर्स में सबसे शानदार लोगों में राजपूत थे, सिख थे। सिख तो खैर मुगलिया एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं थे, लेकिन राजपूत थे। और औरंगजेब आलमगीर के लास्ट काल में उन्होंने मराठास को भी रिक्रूट किया था, मराठास को भी भर्ती किया था। आपने जिस वजह से भी नए मंदिरों को तोड़ने का ऐलान किया हो, यानी जजिया लेने के बाद जब आपने जजिया कर लगाया तो वो एक ऐसा टैक्स था जो औरतों पे नहीं लगता, बूढ़ों पे नहीं लगता, बच्चों पे नहीं लगता, बेरोजगार पे नहीं लगता, गुलाम पे नहीं लगता, लेकिन काम करने वाले पर और कमाने वाले पर लगता था 3 स्लैब में, 12, 24 और 36 दिरहम। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़कात नाम का एक टैक्स मुस्लिम्स पे कंपलसरी था और ज़कात तो हर एक पे लगता था। तो जजिया को बदनाम किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, खासकर ब्राह्मणों पे पहली बार कोई टैक्सेशन लगाया गया, इस वजह से भी इसे बहुत बदनाम किया गया। और देना सिर्फ उसी को था जो कमाता था, जिसके पास किसी तरह की आमदनी थी, और ब्राह्मणों के पास एक खासी आमदनी हुआ करती थी। तो इस टैक्सेशन सिस्टम की वजह से जो बहुत बदनाम किया गया, और
लेने वाले पर कुरान की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप जजिया लगाते हों तो उनकी इबादत गाहें, उसका मेंटेनेंस, पंडितों का खर्च, इवन दिए जो जल रहे हैं उसमें डलने वाला तेल भी उस राजा, उस साम्राज्य को देना पड़ेगा जो जजिया लेता है। जब औरंगज़ेब ने ये देना शुरू किया तो ऑर्डर-ए-तुर्की की किताब में आपको पढ़ना चाहिए, सतीश चंद्रा में आपको पढ़ना चाहिए, इरफान हबीब में आपको पढ़ना चाहिए, अतर हुसैन में आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे कई मंदिर थे जिनका रख रखाव करने के लिए कई 100 एकड़ ज़मीनें औरंगज़ेब आलमगीर ने दी है। इस पर एक लेक्चर भी है, रिकॉर्डेड आपके उसमें अवेलेबल है, आप उसको देखिए। कई 100 एकड़ ज़मीनें उन्होंने दी उनके रख रखाव के लिए। लेकिन इसको देखते हुए बहुत सारे नए मंदिर बनाए गए और एक मंदिर हर मोहल्ले, हर शहर में बना है। तो आज से एक दिन पहले मैं इंदौर में था और वहाँ मैंने बच्चों की लगन और मेहनत देखी। कितने ही बच्चे थे जिनकी आँखों के आसपास मेहनत करने के निशान थे। बड़े बड़े रजिस्टर उन्होंने नोट्स और आंसर भर दिए थे। कितने ही बच्चे थे जिनके बारे में मुझे ये बताया गया कि वो शायद ही अपने टेबल पर से उठते हैं। ये सब बहुत पॉजिटिव निशानियां हैं। ये सब निशानियां हैं इस बात की कि ये बड़े ही लगन के पक्के, धुन के पक्के बच्चे हैं जिनका कोई रोक नहीं सकता। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे इस कदर अपनी लगन और धुन के पक्के हैं उन बच्चों को ज़रूर एक मोटिवेशन अंदर से मिलना चाहिए, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें और ये मेहनत वो कंटिन्यू करें, सस्टेन करें। इंदौर ने मेरा एक ऐसा ओपिनियन बना दिया कि पास होने के लिए जो भी कीमत अदा करनी है वो लोग अदा कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी डूइंग वॉट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड। बात यह है कि क्या हम इसे सस्टेन कर सकते हैं? तो वहाँ पर मैंने बच्चों को बताया कि आपके पास होने में 9 महीने बचे हैं। ये गलत बात है। 9 महीने बाद आपका प्रीलिम्स है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये बात गलत है। अगले 90 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा, ओनली इन द नेक्स्ट 90 डेज, कि आप इस साल पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये जो अगले 90 दिन की तैयारी है, ये जो अगले 90 दिन अपना सारा ध्यान लगा के, पूरी ताकत लगा के करना है, आप पास हो पा रहे हैं कि नहीं है। तो कुछ बच्चों ने जो दिल इतना बड़ा किया, कुछ क्या मतलब मैक्सिमम ऐसे थे, मैक्सिमम थे जो बहुत मेहनत कर रहे। तो उनके लिए और यहाँ बैठे हुए सारे बच्चों के लिए हम एक स्कीम लाने वाले हैं। वो स्कीम ये है कि जिस दिन से वो डेट स्टार्ट होगी, आज से 4-5 दिन बाद, 90 में से 61 डेज आपको सवेरे उठना है 5:15 बजे। 5 बजे आपको यहाँ आ जाना है, 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 90 में से 61 डेज, 90 में से 61 दिन सुबह सुबह उठिए, पूरे GS का रिवीजन कीजिए, उसके बाद जाइए नाश्ता करिए, कुछ खाइए, वापस आके क्लास करिए। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, सीधा इंटरेक्शन करिए अपने टीचर्स के साथ, अपने डाउट को सॉल्व करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करिए। उसके बाद लंच, प्रेयर, स्लीप, सो जाइए। फिर आप हमारे पास यहाँ आइए 3:15 बजे से, और 3:15 बजे से रात के 9 बजे तक, उसमें से 3.5 घंटा आप अपना ऑप्शनल करिए, 1.5 घंटा आप GS का रिवीजन करिए, और उसके बाद दिन को ख़त्म करिए इस मेहनत के साथ 9 बजे रात को। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 3 आंसर रोज़ लिखने पड़ेंगे, और 90 में से 61 डेज कम से कम आपको 3 आंसर रोज़ लिखने हैं, यानी 183 आंसर्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ये दूसरी कंडीशन। और फिर तीसरी कंडीशन है कि जितने टेस्ट होंगे, और हर 3 दिन पर एक टेस्ट होगा, आपको उन टेस्ट में से मैक्सिमम में टॉप 5 में रहना है। यानी जितने टेस्ट होंगे उसमें से जो मैक्सिमम टेस्ट हैं उसमें आपको टॉप 5 में रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत छोटी सी फीस आप किसी KG1
के स्टैंडर्ड वाले या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की फ़ीस पूछिएगा, उनकी भी फ़ीस आपसे ज़्यादा है। तो जो एक बहुत छोटी फ़ीस अलिफ साहब से लेता है एकेडमिक पार्ट वाली, वो फ़ीस हम आपकी माफ़ कर देंगे प्रथम 5 लोगों की, पहले 5 लोगों की। उसके बाद के 90 डेज़ में अगर आप फिर ऐसा करके दिखाते हैं तो जिन हॉस्टल में आप रहते हैं वहाँ की भी और अलिफ्स के एकेडमिक की भी, इसके बाद के 90 डेज़ में, पहले 90 डेज़ में अलिफ्स, उसके बाद के 90 डेज़ में इवन हॉस्टल भी अपनी फ़ीस माफ़ कर देगी। जो बात सबसे ऐन काबिल गौर है वो बात कुछ और है। बात यह है कि आप ये मत देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, आप ये देखिए कि हर 90 दिन में जब आप इतनी मेहनत से गुजरेंगे तो आपके अंदर कितने शानदार चेंजेस आएंगे, आप क्या बनेंगे, आप वो देखिए। बात यहाँ फीस माफ़ करवाने की नहीं है, बात है उस प्रतिष्ठा की, बात है उस कॉन्फिडेंस की जो इस कंपटीशन को जीत कर आपको मिलेगा। बात है उस अंदर से आने वाले कॉन्फिडेंस की जो 90 दिन में आपको अपने अंदर पैदा करना है। तो ताकत लगाइए। 4 से 5 दिनों में हम एक सॉफ्टवेयर ऐसा ले रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर के बाद आप जैसे ही वहाँ लॉग इन करेंगे आप हमें दिखने लगेंगे। कितनी देर आप वहाँ बैठे रहे और पढ़ते रहे वो हमें दिखता रहेगा और यहाँ पर उसका ग्राफ बनता रहेगा, नोट होता रहेगा। आपके मार्क्स, आपके आंसर्स, हर चीज़ वो डिस्प्ले करेगा। ये वाली शानदार चीज़ में अपने आप को झोंक दीजिए। अगले 90 दिनों में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि इस साल आप सिर्फ पास नहीं हो रहे, आप टॉप 100 में आ रहे हैं। ये शानदार स्कीम इंदौर के बच्चों की मेहनत देखकर हमने बनाई है। आप उनसे मिलते तो आपका दिल बड़ा हो जाता कि इसे IAS की तैयारी कहते हैं। उन्होंने जो किया है वो बहुत देखने लायक था। ये सारी चीज़ें आपको IAS बनाने के लिए है। हमारी नीयत है कि आप पास हो जाएं। हमारी धड़कन, दुआएं, सांसें इस नीयत से दुआ करती हैं कि आप पास हो जाएं। और ये वक्त है अपने माँ बाप को प्रूव करने का कि अम्मी अब्बू देखो, ये जो छोटी सी पुरस्कार मैं लेकर आया हूँ ये इस वजह से है कि 90 में से 61 दिन मैं सवेरे उठ रहा था और 90 में से 61 दिन मैंने आंसर लिखे हैं और 90 में से जो हर 3 दिन पर टेस्ट हुआ उसमें से मैक्सिमम में मैंने टॉप किया है। और ये इतनी बड़ी किताब देख रहे हैं, ये पूरी मैंने ख़त्म की। इसके अलावा 2 और किताबें हैं जो सर ने ख़त्म करवाई। ऐसे 90 दिन गुजार कर देखिए, मई का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप आज ही पास हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आप खुद ही निकल जाएंगे। मैं चाहता हूँ इंदौर के बच्चों की मेहनत के लिए और अलीगढ़ के बच्चों की मेहनत के लिए हम एक बार ज़ोर से ताली बजाएं। जो वो कमिटमेंट, जो वो हार्डवर्क कर रहे हैं, इंदौर के बच्चे उनके लिए और अलीगढ़ के बच्चे। अलीगढ़ में कुछ इतने शानदार बच्चे हैं, कुछ इतने शानदार बच्चियां हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको भी अलीगढ़ शिफ्ट होना चाहिए, खासकर लड़कियों को। वो जो उस जगह पर सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं होता है, इंदौर शिफ्ट होना चाहिए, सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं होता। आज का चैप्टर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर हम शुरू करेंगे। आपकी स्पेक्ट्रम में ये चैप्टर नंबर 3 या 4 होगा, 2 या तीसरा होगा। उसका नाम होगा कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश अराइवल। ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो कंडीशंस थी उस बारे में ये होगा, ठीक है। सो हेडिंग डालिए, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो खत्म हुआ और मुगल एम्पायर जो धीरे धीरे उसका पतन हुआ, उसका विघटन हुआ, उस बारे में ये है। और आज से लिखना भी मिनिमम है क्योंकि आपके स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पूरा ध्यान लगा के यहाँ सुनना है। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो एक आध वर्ड नोट करता रहता ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी बन जाए। एक वर्ड आज से जो मैं क्लास में बोलूँगा वो आपको अगले 90 डेज में वो कॉन्फिडेंस दे सकता है जो आपको IAS बनाना है। जिस वजह से जितनी आमदनी नहीं थी जजिया की, उससे ज़्यादा टैक्सेशन वापस जाता था। तो इसलिए औरंगज़ेब आलमगीर ने नए मंदिरों को तोड़ने का एक ऐलान दिया
ये चाहे जिस भी तरह से आप जस्टिफाई करना चाहते हो, लेकिन मंदिरों का और इबादत गाहों का टूटना हर किसी के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। ये उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। तो जो राजपूत और जो सिख और जो मराठास ये देख रहे थे कि उनके धार्मिक इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, वो भी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ हो गए थे। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता जो थी, वो एक बहुत बड़ा रीजन थी। तीसरा कारण, एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर होता है। डेलिकेट एंड फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ पावर मतलब गठबंधनों और समझौतों के माध्यम से आप एक राज करते हो। डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर है। अलायंसेस, अकोमोडेशंस, इसमें मतलब बहुत नाजुक संतुलन होता है। इन वर्ड्स को जमा करिए, नाजुक संतुलन होता है, डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर होता है। इस डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर में औरंगजेब आलमगीर जो हैं, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद जो उत्तराधिकारी आए, मतलब जो सक्सेसर्स आए, वो बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। चीज़ें तब तक ठीक चल रही थी जब तक कि काबिल राजा था, अब वहाँ पे काबिल नहीं थे। तो ये व्यापक असंतोष, बहुत बड़ा विद्रोह, यानी आप कहेंगे कि रिजेंटमेंट और रेबेलियन, ये आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, रिजेंटमेंट और रेबेलियन, व्यापक असंतोष और विद्रोह, रिजेंटमेंट और रेबेलियन। और इसके बाद ये होता था 1707, 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब ने, आलमगीर ने आंख बंद करी, और आंख बंद करने से पहले उन्होंने तीनों बेटों को बुलवाया और बुलवा कर कहा कि साहब देखो, ऐसा है कि अफ़गानिस्तान से लेकर आगरा तक मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा बेटा मुअज़्ज़म बहादुर शाह रूल करे, और आगरा से लेकर दक्कन तक, जिसमें बंगाल भी आएगा, मैं चाहता हूँ मेरा सेकंड नंबर का जो बेटा है वो रूल करे। तो एक का नाम था मुअज़्ज़म बहादुर शाह, ये सबसे बड़े बेटे थे। प्रीलिम्स के लिए आपको ये एक फैक्ट जमा कर लेना चाहिए। मुअज़्ज़म बहादुर शाह ये सबसे बड़े बेटे थे। मोहम्मद आज़म ये सेकंड नंबर के बेटे थे। मोहम्मद आज़म पहला, मुअज़्ज़म बहादुर शाह दूसरा, मोहम्मद आज़म, और तीसरे जो बेटे थे वो चाहते थे कि ये दक्कन में रूल करे। दक्कन, महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद की रियासत और रियासत कर्नाटक तक, काम बख्श ये तीसरे बेटे का नाम था। वो चाहते थे कि ये तीसरे बेटे यहाँ पर रूल करे, और तीनों को उन्होंने अपने सामने तीनों जगह पोस्ट किया। अपने सामने उन्होंने तीनों से कस्में ली और कहा कि तुम अपने अपने एरिया को संभालोगे, मुझसे एक गलती हुई है, मैं चाहता हूँ तुमसे ना हो। मेरी विस्तारवादी नीतियों की वजह से, धार्मिक असहिष्णुता की वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को एलियनेट किया है, मतलब अपने से जुदा किया है। तुम वो काम मत करो, एंड इंडिया इज़ टू बी रूल्ड बाय वन पर्सन, इसलिए तुम तीन अपने अपने तीन टुकड़ों पर राज करो। आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक एंड स्नैच फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने चाहे कितनी भी कस्में खिलाई हों, लेकिन हुआ ये कि इनकी आंख बंद करने के बाद तीनों बेटे जनाजे में नहीं शामिल हुए, अपने बाप की अर्थी को कंधा नहीं दिया, और तीनों ने जैसे ही आंख बंद करने की बात सुनी, तीनों बेटों ने एक बड़ी बड़ी फौज जमा करके एक दूसरे पर हमला कर दिया। उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। औरंगजेब की लाश कई दिनों तक उत्तराधिकारियों के कंधा देने के इंतजार में पड़ी रही। पहले वो तीनों आपस में ये डिसाइड करना चाहते थे, मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और काम बख्श, कि हम तीनों में से राजा कौन है, हम तीनों में से राजा कौन। ये तीनों पहले आपस में ये डिसाइड इसलिए करना चाहते थे कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा प्राइज है, और पूरे इंडिया पे कब्जा करना, यानी दुनिया के सबसे अमीर देश पर कब्जा करना, तो वो इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे कि कोई और दो लोग इसके साथ पावर शेयर करें। तो इसे कहेंगे ब्रूटल वार ऑफ सक्सेशन।
लिख लीजिए इंग्लिश में, ब्रूटल वार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का एक क्रूर युद्ध है। बहादुर शाह 1 नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, बस वर्ड जमा करिए। मौज़म बहादुर शाह या बहादुर शाह 1 जो थे, ये बहुत बूढ़े थे, वीक थे, पर ये इस क्रूर युद्ध में से, ब्रूटल वार ऑफ सक्सेशन में से जीत कर बाहर आए। बहादुर शाह 1 मौज़म बहादुर शाह प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठे, आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन गद्दी पर बैठे मौज़म बहादुर शाह 1, वो ऑलरेडी 61 ईयर्स ऑफ एज थे। वो 61 साल के हो चुके थे। इस वजह से ना उनमें अब एनर्जी बची थी, ना कोई इनिशिएटिव बचा था। हाँ, बस वो यही करते थे कि जल्दी से कोई सॉल्यूशन, जैसे च्युइंगम से नहीं चिपकाते हैं, चिपका के जैसा तैसा चल रहा है चलने दो, जितने दिन और खींच सकते हो खींच लो, जैसा तैसा चल रहा है चलने दो, जितने दिन और खींच सकते खींच लो। इसमें मेरे पास एक मुगलिया सल्तनत की किताब है, उसमें से मैं आपको ना एक पढ़ कर सुनाता हूँ कि उनका नाम क्या रखा था उस ज़माने के लोगों ने। तो मौज़म बहादुर शाह नहीं, 63 साल के थे, 63 ईयर्स ऑफ एज, जिस दिन वो अपनी गद्दी पर बैठे और हर किसी को बस अपीजमेंट करते थे कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, जो ठीक है वो ठीक है। एम्पायर का प्रेस्टीज बहुत नीचे आया। तो मुगलिया सल्तनत की किताब में लिखा है, इनका नाम था शाह बेखबर। इन्हें किसी बात की खबर ही नहीं होती थी। ही वॉज अ शाह बेखबर। तो पहला प्रॉब्लम तो इनके सामने यही आया साहब कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे विद्रोह हो रहा है, और महाराष्ट्र में विद्रोह हो रहा है, सिखों ने विद्रोह कर दिया है, राजपूत हमसे अलग हो गए, आप कुछ कीजिए। एम्परर में लैक ऑफ डिसाइसिवनेस था। इस वर्ड को लिख लीजिए, लैक ऑफ डिसाइसिवनेस मतलब अनिर्णयता थी, जल्दी जल्दी निर्णय नहीं लेते थे। एक तो उम्र इतनी थी रिटायरमेंट के बाद वाली, है ना, 63 साल में तो दुनिया में हर कोई रिटायर हो जाता है। तो सम्राट की अनिर्णयता, लैक ऑफ डिसाइसिवनेस ऑफ एम्परर ने और इन विद्रोहों को, इन रेबेलियंस को और उत्साहित कर दिया था, और इस वजह से ये ना बस ये सोचते थे कि जल्दी से कुछ हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, मैं सिर्फ सुना देता हूँ, आप जब प्रीलिम्स वाले लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये सब मिल जाएगा आपको, या फिर आप स्पेक्ट्रम में जब मार्क करेंगे तो ये मिल जाएगा। मराठा प्रिंस थे शाहू, शिवाजी के बेटे राजा राम के बेटे शाहू। औरंगजेब ने राजा राम को घेर लिया था चारों तरफ से शिवाजी की मृत्यु के बाद, और ये जो थे हमारे राजा राम, ये भेष बदलकर वहाँ से चले गए, लेकिन पीछे एक बच्चा हाथ लगा, जिस बच्चे का नाम बाद में छत्रपति शाहू महाराज पड़ा। पर ये शाहू महाराज की एक बहुत खास बात थी, औरंगजेब ने इन्हें उठा लिया, दिल्ली लाए, अपनी बहन जहांआरा बेगम के अंडर इनको पलवाया। एक राजकुमार को जितने तरह के ज्ञान आने चाहिए, जितनी तरह की एजुकेशन आनी चाहिए, वो एजुकेशन शाहू साहब को दी गई। 1689 से वो वहीं पर पले और वहीं पर बढ़े, और उन्हें राजकुमारों वाली हर प्रशिक्षण, हर एजुकेशन दिया गया। एक दिन औरंगजेब चाहते थे कि ये महाराष्ट्र में वापस जाएं और वहाँ पर जैसे अपने बेटे की तरह वहाँ पर ये सामंत या गवर्नर बने, ताकि महाराष्ट्र इससे स्टेबल हो सके। वो महाराष्ट्र जो आज के अफगानिस्तान की तरह बिल्कुल एक गृह युद्ध की वजह से रेजा रेजा हो गया था। बहादुर शाह ने सबसे पहले ये किया कि शाहू महाराज को यहां से रिलीज किया। जब शाहू महाराज को रिलीज किया तो अपने गले लगाया और कहा, भाई महाराष्ट्र तुम्हें संभालना है, महाराष्ट्र की बगावत तुम्हें रोकनी है, महाराष्ट्र का गवर्नर तुम्हें बनना है, जागीरदार पूरे महाराष्ट्र के तुम होगे। जब उन्होंने ये सब कहा, उस वक्त महाराष्ट्र में एक बेटे राजा राम थे, राजा राम के एक बेटे शाहू थे, लेकिन राजा राम साहब की एक और पत्नी थी, उनसे और एक बेटा था। उस बेटे को
माँ जो थी ताराबाई, अपने बच्चे के छोटा होने की वजह से वो राज करती थी। तो ताराबाई और ताराबाई के अंडर एक बहुत बड़ा काफिला था मराठाओं का, जिनके पास एग्रीकल्चर अब पॉसिबल नहीं था। गृह युद्ध में, सिविल वार में महाराष्ट्र इस कदर अनस्टेबल हो गया था कि खेती करके गुजर बसर करना बहुत आसान नहीं था। इस वजह से वो आने जाने वाले कारवान और काफिलों को लूटते, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ना लूटे तो वो आपसे 2 टैक्स लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ का मतलब होता था 1/4 ऑफ योर प्रोड्यूस। लिख लीजिए इस बात, चौथ और सरदेशमुखी 1/4 ऑफ योर प्रोड्यूस, आपकी उपज का 1/4, तरह से लगान जैसा ही सिस्टम हो गया, या आपके बिजनेस का या आपके माल का 1/4 हम लेंगे, 1/4 हम लेंगे। और सरदेशमुखी मतलब 1/10 अगर दोगे अपने माल का, अपने क्रॉप्स का, तो हम तुम्हारे खेतों पर हमला भी नहीं करेंगे और इन्हें बचाएंगे भी। तो 1/4 और 1/10 ये लेते थे चौथ और सरदेशमुखी में। इससे इनकी अच्छी खासी आमदनी होती। ये एक तरह का रैंसम मनी था। कारवान ट्रेडर्स जब कारवां लेकर चलते तो नर्मदा पार करने से पहले मराठास उनको रोक देते और उनसे खासा चौथ और सरदेशमुखी के नाम पर एक बड़ा माल जमा करते थे। नर्मदा के साउथ में व्यापारियों ने जाने से मना कर दिया था, और नर्मदा के नॉर्थ में जो साउथ से आने वाले कारवान थे उनको मराठा टैक्सेशन के नाम पर, ऐसी ईमानदारी कुछ ही लोगों में थी जो टैक्सेशन लेते थे, बाकी लोग क्या करते थे, बाकी लोग उसको बढ़ा चढ़ा के लूट कर अपना घर भर लेते थे। तो इस चौथ और सरदेशमुखी से होने वाली आमदनी, और मेरा बेटा बड़ा होकर महाराष्ट्र का सामंत बनेगा, यहाँ का गवर्नर बनेगा, यहाँ का राजा बनेगा, ताराबाई ने शाहू जो अभी अभी मुगल कैप्टिविटी से बाहर आए हैं उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब ये 2 महाराष्ट्र के बहुत ताकतवर फोर्सेस जैसे ही आपस में लड़ने लगी, 2 महाराष्ट्र की फोर्सेस, कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र आपस में ही उलझ गया। यानी महाराष्ट्र अब अपना देखते रहेगा, कुछ दिन उनका चलने दो। शाहू महाराज वर्सेस ताराबाई, इस तरह की नीतियां थी। इसका मतलब है लैक ऑफ डिसाइसिवनेस। इसका मतलब है कि एम्परर की अनिर्णयता, मतलब एक्टिवली जाकर किसी बगावत को नहीं कुचलते थे। 63 साल की उम्र थी, वहीं पे कुछ हो जाए और कुछ दिन के लिए मामला रफा दफा हो जाए, इस तरह की ये नीतियां रखते थे। कौन? मौज़म बहादुर शाह। बात समझ गए आप मेरी? मौज़म बहादुर शाह। दूसरा एक और बहुत ज़बरदस्त काम था। मौज़म बहादुर शाह ने एक खत लिखा आखिरी सिखों के गुरु को, और उन्होंने उनको बुलाया कि आप आइए महाराष्ट्र में, मेरे वालिद के साथ जो भी हुआ। औरंगज़ेब ने भी इस तरफ इशारा किया था कि मुझसे ज़्यादती हुई थी, मैंने इनके दोनों बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को मैंने जिंदा चुनवा दिया है दीवार के अंदर। इस बात का एक पश्चाताप उनको था। मौज़म बहादुर शाह ने भी इस बात का समझा कि अगर पंजाब को शांत करना है तो हमसे जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बुलाया, और बुलाकर ये दोनों महाराष्ट्र की तरफ गए। महाराष्ट्र की तरफ जाने के वक्त पीछे एक और बहुत अच्छा कारण था, नांदेड़ के जंगलों में जाने के पीछे, कि हमारे वहाँ जाने से शाहू महाराज को एक बैकअप मिलेगा। मतलब शाहू महाराज जो ताराबाई से लड़ रहे हैं, उन्हें भी एक ढांढस मिलेगा कि मुगल यहाँ आए हुए हैं, मेरी मदद करने आए हुए हैं, इससे जल्दी अमन शांति आएगी। तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हंटिंग, सिखों के आखिरी गुरु और मौज़म बहादुर शाह महाराष्ट्र के जंगलों में थे। उस वक्त सिखों के गुरु का कत्ल हुआ। कत्ल किसने किया? ये कत्ल किया एक अफगान ने, ऐसा बंदा बहादुर कहते थे। ये बंदा बहादुर कौन थे? डोगरा राजपूत थे जो सिख बन गए थे। ये आखिरी गुरु के प्रधान सेवक थे, मतलब उनके असली सेवक थे। और वो निकले बाहर और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि हमारे गुरु का कत्ल किया, गुरु का कत्ल किया। और फिर वो पंजाब पहुंचे, और पंजाब पहुंचकर उन्होंने एक तकरीर की और फिर एक स्टोरी सुनाई
कि बड़ी निर्दयता से मुगलों ने कत्ल करवाया सिखों के आखिरी गुरु को। पूरे पंजाब में इस कदर इस बात को भड़काया गया और आंच दी गई कि पूरा पंजाब रेबेलियन में खड़ा हो गया। और कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसा घर नहीं था मुसलमानों का जिसे जलाया ना गया। टुकड़े टुकड़े काट कर, सैयदों के टुकड़े टुकड़े काट कर मौलानाओं के चील कौवों को डाल दिया गया। कोई ऐसा पेड़ नहीं था लाहौर से लेकर अमृतसर तक जहां पर लाशें ना टांगी गई हो। इस कदर बड़ा रेबेलियन हुआ। अब बहादुर शाह और नहीं टाल सकते थे, तो उन्हें बंदा बहादुर के खिलाफ कूच करना पड़ा। लोहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने उनसे डिफीट किया। लिख लीजिए, लोहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने बंदा को डिफीट किया। बंदा को उन्होंने डिफीट किया लोहगढ़ में। ये 1711 जनवरी में ये लड़ाई हुई थी लोहगढ़ में। और उसके बाद में उन्होंने कुछ देर के लिए वहां पर इन चीज़ों को कुचला। अभी कुचल कर वापस आकर अपने तख्त पर बैठे ही थे कि एक खबर और आई कि राजपूत रेबेलियन करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हैं। महाराष्ट्र आपकी मानता नहीं है। पंजाब में मुसलमानों के साथ जो किया गया, उसके बाद राजपूतों में जो लोग अपनी अपनी गद्दियों से खुश नहीं हैं, आपके सामंती और जागीरदारी जो आपने दी है उससे जहाँ जहाँ उनको नियुक्त किया खुश नहीं है, वो रेबेलियन के मूड में। तो ये थके हुए बेचारे मुअज़्ज़म बहादुर शाह वन ने सोचा कि कुछ दिन के लिए ये बात टल जाए, फिर मुझे एनर्जी आएगी तो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने मेजर राजपूत को उनकी चॉइसेस की जगह पर कंफर्म किया, यानी जहां की वो जागीरदारी चाहते थे वहां की जागीरदारी और वहां की गवर्नरी दी। इस तरह की पॉलिसीज थी। इसलिए एक लाइन आएगी कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों के अधीन स्थिति और खराब हो गई। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों के अधीन स्थिति और खराब हो गई। द सिचुएशन फर्दर डिटीरियोरेटेड अंडर बहादुर शाह सक्सेसर। बहादुर शाह के सक्सेसरों में, उनके उत्तराधिकारियों में स्थिति और खराब हो गई। अब यहां पर और एक बात सुननी है जो बड़ी मजेदार है, मतलब समझने से ताल्लुक रखती है। मुगलिया साम्राज्य में जो सेना थी उसके 4 बड़े टुकड़े थे, ये आपको नोट करने पड़ेंगे। मिलिट्री ऑफ मुगल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4। 4 उसके बड़े टुकड़े थे। पहले थे वो थे तुरानी। ये सेंट्रल एशिया से आए थे, वॉरियर्स थे, एडवेंचरर्स थे। इनके बाप दादाओं के ज़माने से ये मुगलिया सल्तनत में थे, बेहतरीन गवर्नर्स थे। और मुगल्स भी क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए थे तो किसी ना किसी तरह की रिश्तेदारी या ताल्लुक इनसे होता था, मुगल से इनका होता था। तो पहले तो तुरानी थे। दूसरे ईरान से आए थे तो उन्हें ईरानी कहते थे। तुरानी और ईरानी में एक खास फर्क था। ईरानी शिया होते थे, तुरानी सुन्नी होते थे। तुरान की पहाड़ियाँ, तियान शान कहते हैं आप इनको, सेंट्रल एशिया में, इसलिए इसका नाम सेंट्रल एशिया या तुरानी है। ईरानी ये भी एक गवर्नर्स, जागीरदार्स, बड़ी पोस्ट पर और मिलिट्री में हुआ करते थे, पर ये शिया हुआ करते थे। खासकर ये दक्कन की सल्तनतों में हुआ करते थे, शिया होते थे। तीसरा जो तबका था वो भी बहुत शानदार वॉरियर्स का तबका था, उनका नाम था अफगानी अफगानिस्तान से आए हुए थे, बेहतरीन लड़ाका हुआ करते थे। खासकर कैवेलरी यानी अश्वरोही ये बहुत शानदार होते थे। और जो चौथा है, 4th फ्रेगमेंट, उनका नाम था हिंदुस्तानी में राजपूत थे और वो मुस्लिम थे जो इंडिया में ही बॉर्न हुए थे। अब जब मुअज़्ज़म बहादुर शाह की मौत का वक्त आया तो इनके भी 4 बेटे थे और बेटों के नाम बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। जहांदार शाह ये पहला नाम था, जहांदार शाह। अज़ीमुश्शान दूसरा बेटा,
जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान तीसरा बेटा, RAFI रफीउशान, और चौथे बेटे का नाम था जहान शाह। जहांदर शाह, अजीमुशान, रफीउशान, जहान शाह। ठीक है, अब ये चारों बेटे कमजोर थे, अकेले अकेले तो बिल्कुल कमजोर थे, तो ताकतवर कैसे बने? इसके लिए जरूरी था कि हमें कोई सेना का एक बड़ा टुकड़ा हमें बैकिंग करता हो, सेना का एक बड़ा टुकड़ा हमारे साथ हो। सेना भी अब सेना नहीं रहना चाहती थी, उनके राजा कमजोर हो चुके थे, तो वो भी ये चाहते थे कि हम किसी न किसी राजकुमार को एक मोहरा बनाकर उसे गद्दी पर बिठाएं, उसकी तरफ से लड़ें, उसे गद्दी पर बिठाएं, फिर बड़ी बड़ी जागीरों पे हम अपना नाम लिखाएं, बड़ी बड़ी जागीरों पे हम अपना नाम लिखाएं और सब कुछ हमारे हाथ में हो। तो जहांदार शाह की हेल्प की जुल्फिकार खान ने, लिख लीजिए एरो निकाल के, जहांदार शाह की हेल्प की जुल्फिकार खान ने। जुल्फिकार खान ईरानी पार्टी के एक प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण लीडर थे। जहांदार शाह की हेल्प किसने की बताओ? जुल्फिकार खान, जो ईरानी पार्टी के एक महत्वपूर्ण लीडर थे। जाहिर सी बात है, कौन जीत कर आया? वार ऑफ सक्सेशन हुआ 1712 में। 1712 में से 5 साल में बेचारे थक गए थे। मौज़म बहादुर शाह अच्छे इंसान थे, भले आदमी थे, अपने वालिद से बहुत डरते थे। इन्हें काबुल कंधार की एक बार गवर्नरी दी गई थी, वहां पर औरंगजेब ने इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन सही ना चलाने के लिए जेल भेज दिया था। औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे मौज़म बहादुर शाह को जेल में डाल दिया था इस बात पर कि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है। गलतियों की सजाएं देखिए कैसी देते थे, तो जेल भेज दिया था। इस वजह से जब भी औरंगजेब का कोई लेटर आता तो ये काबुल कंधार में, जहां अपने इलाके में थे ये, और काबुल कंधार में मुगलों का इलाका बहुत ज़माने से था, वहाँ ये अपने सिंहासन पे लड़खड़ाने लगते कि पता नहीं क्या आदेश आया है, पता नहीं क्या मुझे जेल में डाल दिया जाए। ये गुजर गए और इनके बेटों में लड़ाइयाँ। और जहांदार शाह जुल्फिकार खान ईरानी पार्टी की मदद से आया। अब आप यहाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। मौज़म बहादुर शाह, मोहम्मद आज़म और काम बख्श तीनों तलवार के पास पहुँचे और तलवार से कहा कि तू बता कि हम में से अगला राजा कौन। सिडनी ओवन की किताब में ऐसा लिखा, मतलब तलवार से डिसाइड हुआ कि तीनों में से राज कौन करेगा। एक, अब ये एक जो राज करने बैठा मौज़म बहादुर शाह, उनके 4 बेटे वालिद के मरने के बाद ये भी तलवार के पास पहुंचे और आपस में लड़ाई करके, सिविल वार करके ये डिसाइड किया कि हम में से राजा कौन। सिविल वार की इतनी जल्दी थी कि मौज़म बहादुर शाह की लाश पूरे 1 महीना बिना दफनाए पड़ी रही। हाँ साहब, बहुत मरसिया है, बहुत सुनने वाला ही। मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, ऐसी हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की, अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। अल्लाह से दुआ है कि आप 20 पेज रोज इतना अच्छा बनाएं, इतना अच्छा बताएं कि आपके खून में उतर जाए। एक बच्चे ने मेरी इतनी अच्छी मिमिक्री करके दिखाई इंदौर में। उसने कहा कि सर ना हर बात पे हाथ उठवा के वादा लेते हैं, तो पहले वादा करो, हाथ उठाओ, 20 पेज रोज मॉडर्न इंडिया के। अरे शाबाश, नीचे करो। 1 महीना बिना दफनाए पड़ी रही। जहांदार शाह जैसे ही जीत कर आए, उन्होंने जुल्फिकार खान को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जुल्फिकार खान को जैसे ही उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, जुल्फिकार खान ने कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी अपने ही पास रख ली। आपको याद होगा अकबर वाले लेक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, डिवीजन ऑफ पावर हुआ करता था मुगल्स में। एक ही के हाथ में बहुत सारा पावर नहीं छोड़ते थे। मतलब कमांडर इन चीफ कोई अलग होता था, फाइनेंस का प्राइम मिनिस्टर कोई अलग होता था, बॉडीगार्ड्स का प्राइम मिनिस्टर कोई अलग होता था। इससे क्या होता था, कोई एक पुष्यमित्र शुंग की तरह हर चीज नहीं हड़प पाता था। इन्होंने उल्टा कर दिया, डिवीजन ऑफ पावर नहीं लाया, जुल्फिकार खान के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया। तो जुल्फिकार खान अब और ताकतवर हो गए और जहांदार शाह धीरे धीरे उनकी अथॉरिटी कम होने लगी।
क्या जहांदार शाह खुद मुगलिया एम्परर बन सकते थे? नहीं, उन्हें मदद चाहिए थी। किसने मदद की? ईरानी पार्टी ने। किसके कहने पे की? जुल्फिकार खान की। तो जुल्फिकार खान को क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ दोनों बना दिया। जहांदार शाह राज करने लगे, जुल्फिकार खान बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां गवर्न करने लगे। तो अजीमुशान जो आपने ऊपर लिखा है एक नाम, देखिए ऊपर एक नाम लिखा है अजीमुशान, वहां से एरो निकालिए। इनके एक बेटे थे फारूक सियार, FARRUKH, फर्रुख सियार कहेंगे मैंने, फर्रुख सियान, सन ऑफ अजीमुशान। इन्होंने हिंदुस्तानी पार्टी की मदद ली और अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, लिख लीजिए, सैयद ब्रदर्स, इन्होंने हिंदुस्तानी पार्टी की मदद ली। इन्होंने हिंदुस्तानी पार्टी की मदद ली और अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, एक बच्चे ने कहा नाम ना याद करने में बहुत मुश्किल होती है। नहीं, आपको याद करना पड़ेगा और इसीलिए मैं क्लास में नाम लिखवा भी दे रहा हूँ। अब्दुल्ला अली और हुसैन अली थे। इन्होंने जहांदार शाह को मारा और जहांदार शाह और जुल्फ़िकार अली शिया पार्टी वाले को मारा और फारूक सियार को अपना एम्परर बनाया। फारूक सियार के आगे डेट लिख लीजिए, 1713 से 1719, 1713 से 1719। फारूक सियार ने किंग और एम्परर बनते ही, ये बहुत नौजवान थे, इनको कुछ पता था नहीं, इन्होंने एम्परर बनते ही बड़े वाले भाई को, अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना दिया और हुसैन अली को कमांडर इन चीफ मीर बख्शी बना दिया। लिख लीजिए, अब्दुल्ला अली को उन्होंने वजीर बना दिया, अब्दुल्ला अली को वजीर बना दिया और हुसैन अली को मीर बख्शी यानी कमांडर इन चीफ बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सैयद ब्रदर्स के घराने में अब पूरी ताकत चली गई और मुगलिया सल्तनत के घराने में अब ताकत खत्म हो। सही है बच्चों? अभी तक मुगलिया सल्तनत की आहो बका में कमी आ रही है और हिंदुस्तानी पार्टी की आहो बका बढ़ रही है। इससे पहले ईरानी पार्टी की आहो बका बढ़ी। मराठास वहां गृह युद्ध में है। महाराष्ट्र पर अब किसी तरह का मुगलिया सल्तनत का कोई कब्जा नाम भर का भी नहीं है। सिखों ने अपने आप को आज़ाद घोषित किया हुआ है, सिखों पर आपका इतना कब्जा नहीं है। राजपूत जो हैं वो इस मौके की ताक में है कि आप कमज़ोर हो गए हैं तो हमें भी अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्या ये बात हमें स्कंद गुप्त के ज़माने के गुप्त साम्राज्य के बारे में नहीं याद दिलाती? जब एक सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड होती है तो जो सामंत होते हैं, बड़े बड़े गवर्नर्स होते हैं, वो इसी मौके की तलाश में होते हैं कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दें। मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे चीज़ों को खराब होने लगी। पर फारूक सियार का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो उन्होंने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने के लायक किया है। फारूक सियार ने बंदा बहादुर को हराकर कैद किया और दिल्ली में लाकर उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। फारूक सियार ने बंदा बहादुर द सिख लीडर को हराया एंड ही वॉज टेकन प्रिजनर एट गुरदासपुर। गुरदासपुर में उन्हें पकड़ा गया। ही वॉज टेकन एज अ प्रिजनर एट गुरदासपुर। गुरदासपुर में उन्हें पकड़ा गया। ठीक है, अब सुनना बहुत ज़बरदस्त चीज़ अगली। फारूक सियार को खुद एक बीमारी थी और उस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। तो मिस्टर बॉगटन करके एक डॉक्टर थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन मांगने आई हुई थी मुगलिया कोर्ट। ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, व्यापार की अनुमति, लिख लीजिए इस बात को, कर मुक्त व्यापार की अनुमति, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, व्यापार की अनुमति लेने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी। तो उसमें मिस्टर बॉगटन थे जिन्होंने इनकी उस बीमारी को ठीक किया। कुछ किताबें कहती हैं नहीं, रॉयल लेडी यानी इनकी बीवियों में से कोई एक था या बेटियों में से कोई एक था जिन्हें जॉन्डिस हुआ था, उनको उन्होंने ठीक किया। अक्सरियत में किताब ये कहती है नहीं, इन्हें एक बीमारी थी, इन्हें ठीक किया। वो कहती है नहीं, रॉयल लेडी में किसी को बीमारी थी, उनको ठीक किया। तो ये बहुत खुश हुए।
तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस डॉक्टर को कहा, यहाँ देशभक्ति क्या होती है वो सुनने वाली बात है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस डॉक्टर को कहा कि ले जाओ सोने से तौल दो, और वो मोटे से थे बहुत, तो तकरीबन 100 किलो सोना मिलता। उन्होंने कहा हुजूर मुझे सोना नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? तो कहा मेरी कंपनी और मेरे देश को आपके साथ व्यापार करने की परमिशन चाहिए। इंडिया उस वक्त इतने पीक पर था कि उसके साथ व्यापार करना बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने बंगाल में कस्टम ड्यूटीज को हटाकर, ये सेकंड काम है जिसके लिए फारूक सियर आपको पूछे जाएंगे, बंगाल में कस्टम ड्यूटीज को हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दी। ठीक है, लेकिन फारूक सियार के साथ ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, और वो गड़बड़ ये थी कि फारूक सियार को हुसैन अली और अब्दुल्ला अली कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये राजा राजा खेलना चाहते हैं और हम राजा राजा खेलना चाहते हैं, और हम किंग मेकर्स हैं, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनके हाथ में कोई चीज आए। ठीक है, तो विलियम इरविन की किताब से मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूं। विलियम इरविन ने लिखा, बहुत शानदार चीज। देयर वॉज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टीज एट द मुगल कोर्ट। मुगलिया साम्राज्य में बहुत सारे छोटे छोटे दल थे। ठीक है, और 4 पार्टीज बहुत प्रोमिनेंट थी, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तुरानी, ईरानी और अफगानी ये बाहर से आए थे। तुरानी सेंट्रल एशिया से, ईरानी ईरान से, अफगानी अफगान से। पर हिंदुस्तानी जो थे वो यहाँ पैदा हुए मुसलमान और राजपूतों का एक जोरदार कोऑपरेशन था। तो आखिरी 25 साल में औरंगजेब के ज़माने में एक गृह युद्ध, सिविल वार जो डेक्कन में चल रहा था, उसमें इन पार्टीज़ की बड़ी मदद ली गई, और टैलेंट को अट्रैक्ट करके मुगलिया सल्तनत ने इतने बड़े राजपाट को मेंटेन करने के लिए इनमें से सारे टैलेंटेड लोगों को जमा किया और अपने पास रखा। तुरानी और अफगानी ये सुन्नी थे, ईरानी ये शिया थे। इस वजह से इनके अंदर अकीदे में भी टकराहट थी, और इन अपोजिशन टू द मुगल और द फॉरेन पार्टी, हिंदुस्तानी और को थोड़ा सा गिरा कर ये लोग देखते थे। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि ये हिंदुस्तानी यहाँ के मुसलमान हैं और यहाँ के मुसलमान हैं तो इतने अच्छे मुसलमान नहीं हैं। ऐसा आपको महसूस होगा जब आप सऊदी अरब और गल्फ में काम करने जाएंगे, तो वहाँ के लोग आपको अपने बराबर का मुसलमान नहीं समझते। तो मोहम्मदन्स हु वर बॉर्न इन इंडिया, जो यहाँ पैदा हुए थे और ओरिजिनली फॉरेन इमिग्रेंट्स थे पर यहाँ जनरेशन से सेटल थे, उनको पूरा समर्थन प्राप्त था। द सपोर्ट ऑफ राजपूत एंड जाट एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये हिंदुस्तानियों को बड़ा सपोर्ट करते। लिख लीजिए इस बात। द हिंदुस्तानी पार्टी गॉट द सपोर्ट ऑफ, हिंदुस्तानी पार्टी को सपोर्ट था, हिंदुस्तानी पार्टी गॉट द सपोर्ट ऑफ राजपूत, जाट एंड पावरफुल हिंदू लॉर्ड्स। राजपूतों का, जाटों का और हिंदू सामंतों का एक बड़ा समर्थन हासिल था, एक बड़ा समर्थन हासिल था। पढ़ाई करो बच्चों, आज से एक नई दुनिया में पैर रखो, 90 दिन हिला के रख दो। सही है ना? इंशाअल्लाह 90 डेज, हर तीसरे दिन टेस्ट होगा, 20-25 क्वेश्चन का ही होगा, घबराना नहीं, और 20-25 पेजेस पे ही होगा। 20 पेजेस रोज, 60 पेजेस पे को रोज हम करते जाएंगे। ठीक है, हर 3 दिन पर टेस्ट लेते हैं। मुझे लग रहा है हम इतने आराम से इतना अच्छा एनालाइज कर रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा रटने या घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पक्का ऐसा महसूस हो रहा है ना? अब सुनना है भाई, इनको राजपूत का, पावरफुल हिंदू लैंडलॉर्ड्स का और इंडिया में बॉर्न मुस्लिम्स का समर्थन हासिल था। तो ये क्या करते होंगे, सोच कर देखिए। ये हर अच्छी पोस्ट पर अपने ही पार्टी वालों को बिठाते थे, ये बेहतरीन जागीरें उन्हीं में बंटवाते थे। अकबर के ज़माने से अकबर ने एक रूल बनाया था, ईरानी के कितने जागीरदार है? सर 40, हिंदुस्तानी के सर 38, हिंदुस्तानियों के भी 40 कर दो, ईरानियों के सर 43, 3 से छीन लो, उनको भी 40 कर दो, अफगानियों के सर 27, अरे बाप रे बहुत कम है, 13 बढ़ा दो, 40 कर दो। चारों को बराबर रखना और इस डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखना, और फिर राज करते रहना।
इस डेलिकेट बैलेंस को खराब कर दिया गया। क्यों? अब सैयद ब्रदर्स आ गए थे। तो सैयद ब्रदर्स ने अब किसको जागीर देते? अपने लोगों को। तो इन्होंने अपने रिलीजियस ग्रुपिंग को और अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया, महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया। ये सतीश चंद्रा ने लिखा है। और सैयद ब्रदर्स ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। एक भाई सैयद अब्दुल्ला अली, वो बन गए क्या? वो बन गए वजीर, द फाइनेंस मिनिस्टर। और एक भाई हुसैन अली, वो बन गए मीर बख्शी, कमांडर इन चीफ। तो इस तरह बैलेंस ऑफ पावर अब खत्म हो गया। अकबर के जमाने से क्या होता था? औरंगजेब के जमाने तक अगर मीर बख्शी कमांडर इन चीफ अगर हिंदुस्तानी है तो फाइनेंस मिनिस्टर अफगानी होता था, और जो फिर तीसरा मिनिस्टर है वो एक ईरानी होता था। वो बैलेंस बना के रखते थे। इन्होंने ये बैलेंस पूरी तरह खराब कर दिया, पूरी तरह खराब कर दिया। सैयद्स ये इंडिया में आए थे अकबर की आर्मी में, इनके बाप दादा थे। और अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ऑफ बरहा इन्हें कहते थे। बरहा इसलिए कहते थे कि 12 गांवों की ज़मींदारी इनको दी थी उस ज़माने में। इनके फादर जो थे वो सूबेदार थे, बड़ी पोस्ट पर थे। उसके बाद मौज़म की तरफ से लड़े थे, तो मौज़म बहादुर शाह 1 याद है, पहला बेटा, उनकी तरफ से लड़े थे। ये सब आपको मिल जाएगा आपकी उसमें, आपकी कौन सी बुक है वो, स्पेक्ट्रम में। तो उनकी तरफ से लड़े थे। और लड़ने के बाद में मौज़म बहादुर शाह ने हुसैन अली और अब्दुल्ला खान को एक जागीर दी और 4000 जट और 4000 सवार के बराबर बनाया। 1708 में अजीमुश शान ने हुसैन अली को इलाहाबाद में एक बड़ी जागीर दी। मतलब बताना बस इतना है कि इनके बाप दादा अकबर के ज़माने से आए थे, 12 गांवों की ज़मींदारी मिली। उसके बाद फिर इन्होंने भाइयों में साइड लेना शुरू किया। जो भाई राजा बनता उन्होंने इनको और बड़ी जागीर दी। करते करते ये हुआ कि बिहार में अजीमुश शान ने इनको एक बहुत बड़ी जागीर दी। जब बिहार में अजीमुश शान ने इनको जागीर दी, उसी वक्त जहांदार शाह जुल्फ़कार अली की मदद से तख्त नशीन हुए। जहांदार शाह जब जुल्फ़कार की मदद से तख्त नशीन हुए तो इन्होंने सोचा कि अजीमुश शान ने हमें बिहार में इतनी बड़ी जागीर दी है, तो अजीमुश शान के जो बेटे हैं फारूक सियार, हमें इनका साथ देकर इन्हें वहां बिठाना चाहिए। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप फारूक सियार जैसे कमजोर बेटे को राजा बना सकते हैं? का हम में इतनी ताकत ना हो, पर जिस पार्टी से हम आते हैं उसमें इतनी ताकत है। यानी राजपूत और इंडिया में पैदा मुस्लिम, इनसे हम सेना मांगकर फारूक सियार की तरफ से लड़ेंगे और जहांदार शाह और जुल्फ़कार अली को हराएंगे। और हराया, और फारूक सियार को इन्होंने राजा बनाया। और जब ये राजा बन गए फारूक सियार, तो इनको और इनकी मां को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हमने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि फारूक सियार कभी एम्परर बनेंगे। तो हे अब्दुल्ला खान, सैयद अब्दुल्ला अली, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला अली एक ही नाम है, आपकी मदद से बने, हम आपको वजीर बनाते हैं। यमीनुद्दौला, कुतुबुल मुल्क, सैयद अब्दुल्ला खान बहादुर, और हे हुसैन अली, हम आपको कमांडर इन चीफ बनाते हैं। खान बहादुर, मुजफ्फर जंग, सिपा सालार, यारे वफादार, हुसैन अली द कमांडर इन चीफ। वो बैलेंस ऑफ पावर पूरा खराब हो गया। ऐसा ऐलान होता था, उम्दतुल मुल्क, अमीरुल उमरा, बहादुर फिरोज जंग, सिपा सरदार हुसैन अली आ रहे हैं। अकबर की आत्मा तड़पती होगी, औरंगजेब की आत्मा करवट लेती होगी कि ये नालायक है, इन्हें क्या पता बैलेंस ऑफ पावर क्या है, इन्हें क्या पता ये बैलेंस ऑफ पावर क्या है। थोड़े दिन ये सब खूब अच्छा चला, लेकिन
जो मैंने अभी अभी ऐलान किया है, हिंदुस्तानी पार्टी के 2 लोगों के आने पर 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि आप ईरानी हैं या अफगानी हैं, ईरानी, अफगानी या तुरानी बनकर सोचिए। ईरानी, अफगानी या तुरानी बनकर सुनिए। कुतुबुल मुल्क यमीनुद्दौला सैयद मुजफ्फर सैयद अब्दुल्ला खान बहादुर तशरीफ लाते हैं। कैसा महसूस हुआ? क्या हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां नहीं दी थी? ये इस लायक है? ये किस लायक है? अभी ये दर्द हुआ ही था तो उम्दतुल मुल्क अमीरुल उमरा बहादुर जंग फिरोज जंग सिपाह सरदार हुसैन अली खान तशरीफ लाते हैं। तुरानी और ईरानी और अफगानी के मुंह लटक जाते। और आने के बाद क्या करते थे ये लोग? साइन करवाते थे फारूक सियार से, ठप्पे लगवाते थे। अब फला जागीर पर हमने उस राजपूत को भेज दिया, फला जागीर पर हमने उस राजपूत को भेज दिया, फला जागीर पर हमने उस इंडियन बॉर्न मुस्लिम को भेज दिया, फला जागीर पर हमने उस इंडियन बॉर्न मुस्लिम को भेज दिया। तो ये लोग तो हाथ ही मलते रहते थे। ये तो हड़प रहे हैं साहब, ये तो किंग मेकर्स क्या बने, ये तो सारा किंग ही इनके अंदर आ गया। ये एक मिस्टेक थी जो हुई और इससे ना बैलेंस ऑफ पावर खराब हुआ।